हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा पीआईबी एनालिसिस 3 और 4 दिसंबर की। हम इसमें मेनली कवर करेंगे 3 और 4 दिसंबर। तो ये रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के लिए है, जैसे आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड, सेबी, आईएफएससीए और पीएफआरडीए। मैं आपको बता दूं, आरबीआई ग्रेड बी का हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। लाइव बैच है 17 जनवरी को। इसका प्राइस है 10,000 रुपीज़, लेकिन अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे GGCA तो आपको ये सिर्फ 7,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है उस पर क्लिक करके इसको बाय कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर क्या क्या आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक तो सरकारी कंपनियां आती हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राइट, या भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL वगैरह, ये सब आती हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। बाकी कुछ ऐसी फोर्सेज हैं हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं CAPF या सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। हम इन्हें कॉमन भाषा में पैरा मिलिट्री फोर्सेज भी बोल देते हैं, जैसे CRPF, CISF, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये सब। तो ये सब हमारे गृह मंत्रालय के अंडर आती है। तो हमारी कौन सी सेना है जिसने क्विज कराया जिसका नाम था बैटल ऑफ माइंड्स? तो बैटल ऑफ माइंड्स, इसमें लगभग 32,000 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया था। बहुत बड़े लेवल पे हुआ था ये क्विज, और इस क्विज को जीता सेंट जॉन स्कूल वाराणसी ने। जिस स्कूल ने जीता उसका नाम है सेंट जॉन स्कूल, जो कि वाराणसी का स्कूल है। 32,000 स्कूलों में नंबर बनाना छोटी बात नहीं है। और ये स्कूल ये स्कूल जो है कहाँ पे है? वाराणसी। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये किसने करवाया क्विज? तो ये क्विज करवाया हमारी आर्मी ने। तो ये इंडियन आर्मी का इवेंट था, राइट। चलिए आगे देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे। तो बेसिकली इंडिया इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का फिर से मेंबर बन गया है, राइट। और जो काउंसिल की टर्म होगी वो 2024-25 तक होगी, राइट। जो टर्म होगी, हम 2024-25 तक के लिए जो है हम उसके मेंबर बने हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। तो इलेक्शंस हुए थे इसके लिए, और इंडिया लगातार इसका मेंबर बनता आ रहा है, और अब रिसेंटली इंडिया इसका मेंबर बना है। इज दैट क्लियर? फिर एक न्यूज़ है यहाँ पे कि राष्ट्रपति जो है भारत की, उन्होंने नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी दिए। यानी जो दिव्यांग लोग हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मतलब PWD, यानी दिव्यांग लोग, उनके लिए नेशनल अवार्ड दिए गए। अब ये कितने दिए और किस किस को दिए वो आपको याद नहीं रखने, बस इसमें ये पूछते हैं कि नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ये कौन देता है? तो प्रेसिडेंट देता है। और ये कौन सा मंत्रालय देता है? तो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट। बाकी आप ये याद रख सकते हैं कि 21 इंडिविजुअल्स को दिए हैं और 9 संगठनों को दिए हैं, 9 इंस्टीट्यूशंस को दिए हैं। ये एक अच्छा सवाल है। 21 तो इंडिविजुअल्स को दिए हैं जिन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए बहुत काम किया है, और 9 इंस्टीट्यूशंस को मिले हैं। अगेन ये वो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने दिव्यांग लोगों के लिए काफ़ी काम किया है। यहाँ पे आपको 2-3 मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको 1-2 एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि दिव्यांग जन की बात हो रही है। भारत का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, यानी सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, यानी जहाँ पे दिव्यांग खिलाड़ी ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनके लिए भारत का पहला ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर में ओपन हुआ है। इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म भी ग्वालियर में हुआ था। तो अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांग स्पोर्ट्स इसका नाम होगा। ये पहला भारत का ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे खिलाड़ी ट्रेनिंग कर सकते हैं स्पोर्ट्स की, जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं वो। आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, दिव्यांग लोगों के लिए दिव्य कला मेला का आयोजन करता है हमारा यही मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो अभी अभी 11वां दिव्य कला मेला कहाँ हुआ था? ये पटना में हुआ था दिसंबर 2023 में। और अभी अभी 12वां दिव्य कला मेला जो हुआ है वो सूरत, गुजरात में हुआ है, राइट। भारत में जो दिव्यांग लोग हैं, अगर उनको सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट लेना है तो एक उनको यूनिक आईडी दी जाती है जिसका नाम है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। इसको शॉर्ट में बोलते हैं UDID, और ये 18 डिजिट्स की होती है। इसके अलावा एक और योजना भी न्यूज़ में आई थी अभी अभी दिव्यांग लोगों के लिए, जिसका नाम है श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना में सरकार क्या करती है? श्रेष्ठ योजना में सरकार लगभग 3,000 जो दलित बच्चे हैं, यानी शेड्यूल कास्ट जो बच्चे हैं, उनको जो बहुत अच्छे प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल हैं उनमें फ्री एजुकेशन दिलवाती है, राइट। ये वो बच्चे होने चाहिए लेकिन जिनकी माँ बाप की सालाना जो आमदनी है 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो इस योजना का नाम है श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना में ये
3,000 बच्चे सिलेक्ट कौन करता है? NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। NTA सिलेक्ट करता है 3,000 बच्चों को। SC होने चाहिए बच्चे, यानी दलित होने चाहिए, शेड्यूल कास्ट इसको बोलते हैं। और इनकी जो इनकम है पूरे परिवार की 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। पेरेंट्स की कंबाइंड इनकम 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और इनका अच्छा खासा स्कोर भी होना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल बीच में था कि अगर 10वीं और 12वीं क्लास में 75% नंबर आए तो ही सिलेक्ट किए जाएंगे, एक्सेप्ट मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे होने चाहिए बच्चे। तो इन्हें प्राइवेट जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के, उनमें सरकार अपने खर्चे पे इनको एजुकेशन दिलवाएगी। तो ये योजना भी वही मंत्रालय चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये भी अभी अभी न्यूज़ में आई थी, राइट, श्रेष्ठ योजना। उसके बाद नेवी डे धूमधाम से मनाया हमने। नेवी डे जो होता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था BSF डे मनाया गया था 1 दिसंबर को। और BSF जो डे मनाया गया था, BSF डे की एनुअल सेलिब्रेशन कहाँ पे हुई थी? हजारीबाग में हुई थी, झारखंड में। और नेवी डे की सेलिब्रेशन सिंधुदुर्ग में हुई। सिंधुदुर्ग में नेवी डे की सेलिब्रेशन अभी अभी हुई थी। इज दैट क्लियर? तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ पे अपना स्पीच दिया था। तो एक उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि सिंधुदुर्ग में हमने नया एयरपोर्ट इनॉग्रेट कराया अभी जिसका नाम है चीपी एयरपोर्ट। तो जो चीपी एयरपोर्ट है, ध्यान रखिए, सिंधुदुर्ग में इनॉग्रेट हुआ है चीपी एयरपोर्ट। इज दैट क्लियर? और इसके अलावा उन्होंने जो है 1-2 बातें और कही थी। वैसे अगर आपसे पूछें कि जो चीपी एयरपोर्ट है इसका नाम क्या रखा गया है, मतलब इसका नाम जो है वो किस व्यक्ति के नाम पे रखा गया है, तो नाथ पाई, बैरिस्टर नाथ पाई, इनके नाम पे रखा गया है। ये फ्रीडम फाइटर थे और एक समाजवादी नेता थे, सोशलिस्ट थे, राइट। और जो कोंकण ट्रैक बना था ना रेलवे का, उसको बनाने में इन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया था। तो नाथ पाई के नाम पे रखा है चीपी एयरपोर्ट। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में कही कि भारत में देखिए जो एक शिप होता है, हमारी नेवी का जो शिप होता है, उसमें सबसे ऊंचा पद होता है कमांडर। कमांडर मतलब होता है वो पूरे जहाज को लीड कर रही हैं, कमांड कर रही हैं। उनसे ऊपर जहाज के ऊपर तो एटलीस्ट कोई नहीं है। पहली बार एक महिला भारत में एक जहाज को, वो भी लड़ाकू जहाज को, पानी वाला जहाज, लड़ाकू जहाज, वॉरशिप, उसको लीड करेगी। जहाज का नाम है INS त्रिनकट और महिला का नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। ये एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुमेन इन न्यूज़। मैं रिपीट करता हूँ, पहली बार भारत में एक जहाज को एक महिला कमांड करेगी तो वो है लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली और जहाज का नाम है INS त्रिनकट। यह जहाज वेस्टर्न नेवल कमांड के अंडर आता है। हमारी नेवी की 3 कमांड है, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ईस्टर्न का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है और सदर्न का हेडक्वार्टर कोची, केरला में है। अब हम बात करते हैं एक चीज़ की जिसको इपेलुएट बोलते हैं। जो हमारा ऊपर जहाँ पे कॉलर होता है ना, कॉलर के नीचे कंधे के ऊपर हमारे जो एडमिरल, वाइस एडमिरल, रेयर एडमिरल वगैरह ये पहनते हैं इसे, तो ये चेंज हो गया है। ये देखिए, ये है नया वाला, ये पुराने वाला है। तो ये ओल्ड है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। पहले ओल्ड वाला दिखाता हूँ। तो पहले हम ओल्ड वाला देख लेते हैं, तभी आप नए वाला अप्रिशिएट कर पाएंगे। जो ओल्ड वाला है अगर आप देखें ध्यान से, देखिए ये न्यू वाला है, ठीक है, और ये ओल्ड वाला है। ओल्ड वाले में ये जो सबसे ऊपर जो चीज़ है, जो एक यहाँ पे सबसे ऊपर जो चीज़ है, गोल्डन बटन जिसे हम कहते हैं, राइट, गोल्डन बटन। तो गोल्डन बटन पे एक यहाँ पे बेसिकली एक फाउल एंकर रहता था। ये आप देखिए पुराने वाला, इसमें आपको शायद नजर ना आ रहा हो, फाउल एंकर विद अ रोप, ये ब्रिटिशर्स का साइन था। फाउल एंकर विद अ कॉलोनियल एक वो था, तो हमने इसको हटा दिया, ठीक है। तो अब नई चीज़ जो लगाई है वो मैं आपको भी बताता हूँ। फिर आप देखिए अशोका एम्बलम है यहाँ पे। अशोका एम्बलम के पीछे जो ये चीज़ है ये हमने ऑक्टागनल कर दी है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की सील थी, मराठा सील, ऑक्टागन की थी, 8 भुजाएं थी उसमें। पुराने वाले में अगर आप देखें तो ये स्टार थे अलग अलग, राइट। ये स्टार का डिज़ाइन भी हमने चेंज कर दिया है। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो चीज़ है ये क्या है, इसमें एक तो तलवार है और एक है इसमें बैटन। बैटन क्या होता है? जैसे आपने कभी रेस देखी होगी, 4 खिलाड़ी भाग रहे हैं, तो भागते भागते एक दूसरे को, एक खिलाड़ी जब रेस पूरी करता है तो दूसरे को क्या थमाता है? बैटन। बैटन पास करता है। अब ये बैटन हमने हटा दिया है, तलवार हमने रख ली है लेकिन बैटन हटा दिया है। बैटन के बजाय हमने टेलीस्कोप डाल दिया है। तो अब नई सील को देखते हैं। ये हमारा नया इपॉलेट, इसे इपैलेट वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, इपॉलेट, राइट, इपॉलेट बोलते हैं इसे। ये जो यूनिफॉर्म होती है ना, उस पर कंधे के ऊपर होता है ये दोनों तरफ। तो ये कौन कौन पहनता है इसे? एक तो एडमिरल, एक रेयर एडमिरल और एक वाइस एडमिरल। इसके अलावा जो मेडिकल वाले होते हैं, यानी सर्जन रेयर एडमिरल और सर्जन वाइस एडमिरल, ये भी इसे पहनते हैं।
अगर आप इसको ध्यान से देखें तो पहले एडमिरल, क्योंकि एडमिरल ही हमारी एडमिरल पोजीशन का ही पर्सन हमारी नेवी का चीफ बनता है। तो इसमें हमने अब इसके पार्ट्स देखते हैं। तो सबसे ऊपर है गोल्डन बटन। गोल्डन बटन में से हमने इपॉलेट जो है उसमें जो गोल्डन बटन है हमने उसमें से नॉटिकल रोप और फाउल एंकर को हटा दिया है, क्योंकि ये हमें कॉलोनियल जो वो था उसको वो शोकेस करता था, राइट। फिर यहाँ पे हमने जो सील है शिवाजी की जो सील वो लगा दी है ऑक्टागन। देखिए फर्क दिख गया आपको, क्योंकि ये शिवाजी की सील है। फिर एक तलवार हमने रख ली है, लेकिन जो बैटन था हमने उसको रिप्लेस करके अब टेलीस्कोप वहाँ पे लगा दिया है, टेलीस्कोप। और जो स्टार है उनका डिज़ाइन भी हमने चेंज कर दिया है। ये देखिए ये जो है ये ओल्ड वाला है, इसमें आप नोटिस कर सकते हैं ये बैटन है और ये जो है टेलीस्कोप है, दोनों में आपको फ़र्क दिख रहा होगा। ये ओल्ड वाला है और ये न्यू वाला है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें आपको बड़ा क्लियरली दिख रहा होगा फाउल एंकर विद अ रोप। और स्टार्स का डिज़ाइन भी जो है हमने चेंज कर दिया है, जिससे इनकी एस्थेटिक जो अपील है वो बढ़ी है। तो ये है नया एपोलेट। अंडरस्टूड। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने मुबारकबाद दी जो मिजोरम के नए जो मुख्यमंत्री बने हैं, इनका नाम है लालडू होमा और इनकी पार्टी का नाम है जोराम पीपल्स मूवमेंट। जोराम पीपल्स मूवमेंट। तो ये पार्टी पहली बार सत्ता में आई है। उसके बाद जो पहला लार्ज सर्वे वेसल है, यानी सर्वेक्षक जहाज, सर्वेक्षण के काम आता है, वो डिलीवर हो गया है इंडियन नेवी को, राइट। तो ये बनाया है गार्डन रिच शिप बिल्डर और इंजीनियर ने कोलकाता में। तो 4 लार्ज सर्वे वेसल बनाने का ठेका मिला था, कॉन्ट्रैक्ट मिला था जीआरएससी को। पहला वाला जो है उसका नाम है आईएनएस संधायक, दूसरे वाले का नाम है निर्देशक, तीसरे वाले का नाम है इक्षक और चौथे वाले का नाम है संशोधक। चारों बन के रेडी हो चुके हैं, लेकिन चारों अभी कमीशन नहीं हुए। अभी पहले की डिलीवरी हुई है इंडियन नेवी को और वो है संधायक। तो आपको चारों के जो नाम है वो याद रखने हैं। ये क्या करते हैं, ये ओशियनोग्राफिक और जियोफिजिकल डेटा जो है उसे कलेक्ट करते हैं, समुद्र का जो डेटा है उसे कलेक्ट करते हैं, ये सब काम ये करते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करते हैं ये। अब बात करते हैं ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल। इसके ऊपर एक सवाल पूछा गया था हमारे रक्षा मंत्री से कि क्या हम पुराने पैटर्न के ऊपर जो स्कूल थे, नॉर्मल सैनिक स्कूल जो हम बचपन से देखते आए हैं, क्या उनमें ऑल गर्ल्स वाले भी खोलेंगे? तो वो बोले नहीं। वो बोले लेकिन हाँ हम नए पैटर्न में खोलेंगे। देखिए क्या, तो सैनिक स्कूल 2 तरह के हैं, एक जो पुराने हैं जो हमेशा से चले आ रहे हैं तो वो है 33, एक हमें नए पैटर्न पे खोलने हैं। नए पैटर्न का मतलब ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को दिमाग में रख के जो हमने सैनिक स्कूल खोले हैं, हमें 100 खोलने हैं, तो हमारा टारगेट है 100। इज दैट अंडरस्टूड? मैं रिपीट करता हूं, जो पुराने पैटर्न पे जिन्हें बोलते हैं ओल्ड पैटर्न, ओल्ड पैटर्न पे जो सैनिक स्कूल है भारत में वो 33 हैं। नए पैटर्न पे हमें 100 ओपन करने हैं। और नए पैटर्न पे जो हम ये 100 ओपन कर रहे हैं, अभी तक हम कितने ओपन कर चुके हैं नए पैटर्न वाले? तो 42 हम नए सैनिक स्कूल ओपन कर चुके हैं अभी तक। और पुराने वाले में तो वही है 33। ये तो नंबर अब नहीं बढ़ेगा क्योंकि अब जितने भी खुलेंगे वो नए पैटर्न वालों पे खुलेंगे। अब जो ये नए पैटर्न वाले सैनिक स्कूल हैं, हमने इनमें एक शुरुआत करी, क्या 2018 में शुरुआत करी हमने कि इनमें गर्ल्स भी होनी चाहिए। पहले इंडिया में जो सैनिक स्कूल होते थे उनमें सिर्फ बॉयज़ होते थे, लड़कियां अलाउड नहीं थी। लेकिन 2018 में एक स्कूल है मिजोरम में जिसका नाम है चिंगचिप सैनिक स्कूल। याद रखिए, चिंगचिप जो सैनिक स्कूल है ये पूरे इंडिया का पहला सैनिक स्कूल है जहां पे लड़कियों को एंट्री दी गई थी। तो चिंगचिप सैनिक स्कूल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सैनिक स्कूल है क्योंकि ये पूरे इंडिया का पहला सैनिक स्कूल था जहां पे लड़कियों को एंट्री दी गई थी बॉयज़ के साथ साथ, यानी को एड सैनिक स्कूल था, को एजुकेशन, जहां पे लड़की लड़की दोनों पढ़ते हैं उसे को एड बोलते हैं। चिंगचिप, क्लियर? अब लेकिन तो ये तो को एड, फिर हमने कई सारे को एड खोल दिए इंडिया में, बहुत सारे। अब ये जो 42 हैं इनमें से बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो को एड है, राइट। तो यहाँ पे वो भी जानकारी दी गई, जैसे अमेठी में खुला है, झांसी में, मैनपुरी वगैरह वगैरह, वो सब कोएड है। लेकिन अब एक कदम और आगे हम चले गए हैं। अब हमने एक ऐसा सैनिक स्कूल खोला है नए पैटर्न वाला, जो ये 42 खुले हैं इनमें से अब एक हमने ऐसा खोला है जो ऑल गर्ल है, यानी जिसमें सिर्फ लड़कियां होंगी, लड़के ही नहीं होंगे। इनमें 870 लड़कियां पढ़ेंगी। स्कूल का नाम है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल और ये वृंदावन मथुरा में ओपन हुआ है। डिस्ट्रिक्ट है मथुरा, जगह का नाम है वृंदावन और स्कूल का नाम है संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। ये भारत का पहला सैनिक स्कूल है लड़कियों का। ये कहाँ पे ओपन हुआ है? वृंदावन मथुरा में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये इतना इंपॉर्टेंट सैनिक स्कूल है कि इसका इनॉग्रेशन करने खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे
और सैनिक स्कूल इंडिया में खुलने कब स्टार्ट हुए थे, इसका क्रेडिट जाता है वी.के. कृष्ण मेनन को, जो हमारे रक्षा मंत्री थे। उन्होंने 1961 में प्रपोजल दिया था कि इंडिया में सैनिक स्कूल होने चाहिए। अब बात करते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये भारत की मेन एंटी स्मगलिंग एजेंसी है, ये स्मगलिंग रोकती है। स्मगलिंग आप जानते होंगे क्या होता है, तो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इसे बोलते हैं, राइट। इन्होंने अपना 66 फाउंडेशन डे अभी अभी सेलिब्रेट करा है। DRI किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है, CBIC यानी GST डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जिसको GST डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इन्होंने अपना स्थापना दिवस कहाँ मनाया, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में मनाया। और DRI अभी अभी इसलिए न्यूज में भी आई थी क्योंकि इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया अभी अभी, खैर ऑपरेशन पुराना है लेकिन अभी अभी फिर से लॉन्च हुआ है, इसका नाम है ऑपरेशन शेषा। ऑपरेशन शेषा। ये जो रेड सेंडर ट्री होता है ना, खास तौर पे जो रेड सेंडर्स ट्री, जो मेनली इंडिया में आंध्र प्रदेश में होता है, रेड सेंडर्स, उसकी स्मगलिंग रोकने के लिए ऑपरेशन शेषा अभी अभी चलाया गया है 2023 के एंड में DRI के द्वारा, ऑपरेशन शेषा। अब हम बात करते हैं लद्दाख। लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स लद्दाख को मिलने चाहिए, उसके लिए कमेटी बनी है। यानी लद्दाख की संस्कृति को बचाने के लिए, वहाँ का यूनिक कल्चर है, यूनिक लैंग्वेज, इन सब को बचाने के लिए, वहाँ पे रोजगार वगैरह लोगों को देने के लिए, राइट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी मल्टी फैक्टोरियल कमेटी है। मेनली लद्दाख के लिए जो कमेटी बनाई है हमारी केंद्र सरकार ने, उसको लीड कौन करेगा, उसको लीड करेंगे मिस्टर नित्यानंद राय। तो इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे, ये हाई लेवल कमेटी है, हाई पावर्ड कमेटी जिसे बोलते हैं HPC। इसका काम होगा लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स देने, वहाँ पे डेवलपमेंट करना, वहाँ की संस्कृति को बचाना। इस कमेटी के चेयरमैन होंगे नित्यानंद राय। ऐसी एक कमेटी आज से 2 साल पहले बनी थी, उस समय उसके चेयरमैन बनाए गए थे मिस्टर जी किशन रेड्डी, लेकिन जो कि हमारे कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर हैं, लेकिन अब नित्यानंद राय होंगे उस कमेटी के चेयरमैन। अब बात करते हैं हम मणिपुर की। मणिपुर में एक अलगाववादी संगठन था। अलगाववादी मतलब ये चाहते थे कि मणिपुर जो है वो भारत से अलग हो जाए। तो ये संगठन बहुत पुराना है, 1964 में बना था। इनफैक्ट ये मणिपुर का सबसे पुराना अलगाववादी संगठन है। इसका नाम था यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। इनके साथ भारत की सरकार ने और मणिपुर की सरकार ने शांति समझौता कर दिया है। शांति समझौता होता है कि इन्होंने जो भी क्राइम्स करे हैं वो माफ़ कर देंगे हम, मतलब वो उनमें बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं देंगे किसी को, और वो सब इनको पैकेज वगैरह भी देंगे, जैसे इनको एक ज़मीन खरीदने के लिए पैकेज मिलते हैं या ये सब होता है, जिससे वो मुख्यधारा से जुड़ सकें, एक आम आदमी का जीवन जी सकें। और सरकार को ये मिला है बदले में कि ये हथियार नहीं उठाएंगे, भारत के खिलाफ ये कोई गतिविधि नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं पीस एग्रीमेंट। तो अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूज़न हो सकता है। एक असम सरकार ने और भारत के गृह मंत्रालय ने समझौता करा है एक संगठन के साथ जिसका नाम है युल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। तो युल्फा जो है वो असम का है और UNLF जो है वो मणिपुर का है। दोनों के साथ ये भी शांति समझौता हुआ है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं रिपीट करता हूँ, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी ULFA ये असम का है, और जो UNLF है, UNLF यानी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये मणिपुर का है। ESIC एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, श्रम मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, उसमें 2 सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। एक का नाम है EPFO जो आपको पेंशन देता है सीनियर सिटीजन बनने के बाद, और एक है ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो ESIC में अगर आप स्कीम का पार्ट बनना चाहते हैं, अगर आपकी सैलरी 21,000 रुपये से कम है तो ये मैंडेटरी होता है, राइट। 21,000 की सैलरी से कम है तो मैंडेटरी है। तो इस तरह की कुछ इसमें कंडीशंस होते हैं, तभी आप जो है उसका पार्ट बन सकते हैं ESIC का। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी कंपनी फैक्ट्री है या कुछ भी होटल है, कुछ भी जिसमें 10 या उससे ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया हो, उनको ESIC की सब्सक्रिप्शन जरूरी होती है, मैंडेटरी होती है, राइट। और सैलरी 21,000 है। दिव्यांग लोगों के लिए 25,000। अगर दिव्यांग व्यक्ति 25,000 तक कमा रहा है तो फिर उसके लिए ESIC मैंडेटरी है, और अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉई है 21,000 तक कमा रहा है तो उसके लिए भी ESIC जो है वो मैंडेटरी है। तो ESIC को एक अवार्ड मिला है अभी अभी 23rd वर्ल्ड कांग्रेस हुआ था सेफ्टी और हेल्थ के ऊपर, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कार्यस्थल के ऊपर सुरक्षा और स्वास्थ्य, इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ था। तो यहाँ पे इसे ISSA विजन 0 2023 अवार्ड मिला है। ISSA क्या होता है? ISSA बोलते हैं
ISSA बोलते हैं इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। ISSA बोलते हैं इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, ISSA। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जेनीवा में है, जेनीवा में है। तो इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन ने ESIC को ISSA विजन 0 अवार्ड, विजन 0 अवार्ड का मतलब ये है हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो वर्क प्लेस है उस पर कोई भी मतलब 0 डेथ हो बिकॉज ऑफ सेफ्टी इशू, या मतलब वो रिस्क ना हो कोई वर्क प्लेस के ऊपर। तो ये है हमारा विजन 0, यानी 0 डेथ होनी चाहिए हमारे वर्क प्लेस पे, सेफ्टी होनी चाहिए सबकी। और ESIC जैसा मैंने आपको बताया, ESIC जो होता है वो अगर आपकी सैलरी 21,000 से कम है और दिव्यांग व्यक्ति अगर आप हैं तो 25,000 से कम है तो ESIC मैंडेटरी है हर कंपनी को जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं। और ESIC में कंट्रीब्यूशन कितना जाता है? तो जो एम्प्लॉई होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 0.75% ऑफ हिज वेज, और जो एम्प्लॉयर है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 3.25% ऑफ हिज वेज। ये कंट्रीब्यूशन होता है। मैं रिपीट करता हूँ, जो नौकरी देने वाला है यानी एम्प्लॉयर, उसका कंट्रीब्यूशन है 3.25% और आपका है 0.75%। ये एक तरह से प्रीमियम आप भरते हो और इसमें बहुत सारे बेनिफिट जाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, हेल्थ बेनिफिट मिलता है, ESIC के बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आप अपना इलाज करा सकते हो, सिकनेस बेनिफिट, इसमें डिसेबिलिटी बेनिफिट मिलता है, अगर गलती से भगवान न करे डिसेबल्ड हो जाएं तो वो आपको मिलता है। तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट इसमें आपको मिलते हैं, राइट। चलिए अब बात करते हैं नुमालीगढ़ रिफाइनरी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी यहाँ पे ये इंडिया की पहली 2G रिफाइनरी, 2G रिफाइनरी मतलब ये बनाएगी 2G इथेनॉल। किससे बनाएगी? बैम्बू से। तो ये इंडिया की पहली ऐसी रिफाइनरी है जो बैम्बू से 2G इथेनॉल बनाएगी। देखो हमें 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करना है 2025 तक। पहले ये टारगेट 2030 तक था लेकिन फिर ये 2025 तक कर दिया गया था। तो 2G इथेनॉल बनाएगी किससे? बैम्बू से। और ये जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है इसकी क्षमता कितनी होगी अगर आपसे पूछूं मैं, कितनी कैपेसिटी होगी इसकी? तो सरकार ने कहा है इसकी कैपेसिटी होगी 49,000 टन पर ईयर। अगर आप पर डे देखेंगे तो ये आ जाएगा 185 किलो लीटर पर डे, 185 किलो लीटर पर डे कैपेसिटी। तो सरकार ने कहा है ये इथेनॉल बनेगा, प्योर इथेनॉल यहाँ पे बैम्बू से बनेगा और वो इथेनॉल फिर हम पेट्रोल में मिक्स कर सकते हैं, राइट। तो ये बायो रिफाइनरी का काम करेगी नुमालीगढ़ रिफाइनरी। इसके अलावा दिग्बोई रिफाइनरी जो इंडिया की पहली रिफाइनरी थी ये भी असम में है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी भी असम में है, राइट। और तो ये दो सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट जो रिफाइनरी हैं असम की वो हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अभी ग्लोबल बायो इंडिया एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ग्लोबल बायो इंडिया। तो वहाँ पे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने ये कहा कि जो बायो इकोनॉमी है, राइट, जैसे बायोफ्यूल और ये सब, इसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बायोटेक का जो सेक्टर होता है जिसे बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो जो बायो इकोनॉमी है इंडिया की, बायोटेक में जैसे पहले सिर्फ 55 स्टार्टअप से 2014 में, अभी 6,000 से ज़्यादा है। तो हमारा टारगेट क्या है? हमें कितनी बायो इकोनॉमी इंडिया में चाहिए? 2014 में हमारी 10 बिलियन डॉलर की थी 2014 में, आज की तारीख में लगभग 150 बिलियन डॉलर है, लेकिन हमारा टारगेट है 2030 तक 300 बिलियन डॉलर। तो ये एक अच्छा MCQ हो सकता है कि भारत अपनी जो बायो इकोनॉमी है वो कितनी देख रहा है? हम 300 बिलियन डॉलर देख रहे हैं 2030 तक। अब बात करते हैं समृद्धि। IIT रोपड़, ये रूपनगर एक जिला है पंजाब में, रोपड़ लेक है जहाँ पे रोपड़ वेटलैंड जो कि रामसर स्थल है। IIT रोपड़ के जो वैज्ञानिक हैं, IIT रोपड़ में एक समृद्धि कॉन्क्लेव हुआ। समृद्धि की फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक एक्सेलरेशन फॉर मार्केट रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। बेसिकली स्टार्टअप्स को ये प्रमोट करना चाहते हैं। तो इस तरह के स्टार्टअप यहाँ पे जो अगेन टेक्नोलॉजी के जो स्टार्टअप होते हैं, डीप टेक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट करा है, राइट, खास तौर पे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और वाटर टेक्नोलॉजी में, जिसका नाम है समृद्धि। तो ये IIT रोपड़ ने स्टार्ट किया। एब्सोल्युटली क्लियर। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूं, IIT रोपड़ के जो वैज्ञानिक हैं वो एक रीज़न की वजह से न्यूज़ में और आए थे। अभी सतलुज नदी बहती है पंजाब में, सतलुज नदी में जो मिट्टी है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल मिला है। हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ माइन है वो कहता है कि भारत में 30 क्रिटिकल मिनरल हैं, 30। तो 30 उन्होंने शॉर्टलिस्ट करे हैं जिनको क्रिटिकल मिनरल, क्रिटिकल इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, स्पेस सेक्टर के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं, रॉकेट्स में यूज़ होते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। तो 30 में से एक मिनरल सतलुज नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी में भी मिला है जिसका नाम है टेंटेलम। टेंटेलम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये IIT रोपड़ के वैज्ञानिकों ने ही ये रिसर्च किया था।
तो ये था हमारा पीआईबी एनालिसिस 3 और 4 तारीख का है। इसमें 5 वाला नहीं है, 5 वाला मैं अगला जो वीडियो उसमें डालूंगा 6 और 7 के साथ, क्योंकि 4 तारीख वाले में काफ़ी सारे थे तो उसी में ही अभी ये लगभग 20 मिनट का वीडियो हो गया है। तो 5 वाला हम अगले में कवर कर लेंगे। तो ये था पीआईबी एनालिसिस रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए। वीडियो कैसा लगा मैं आपको याद दिला दूं, आरबीआई ग्रेड बी में अगर आप 5 जनवरी तक हमारा कोर्स खरीदते हैं और ये कोड यूज़ करते हैं GGCA तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 3000 रुपये का। तो बस 2 दिन बचे हैं तो जल्दी कीजिए। और हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 17 जनवरी से, ठीक है। इसमें मैं ऑलमोस्ट 60% पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गौरव गर्ग है। आप मेरे और भी वीडियो स्टडी IQ पे देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि मेरी टीचिंग क्वालिटी आपको सूट करती है या नहीं। और ये QR कोड है, ये आप स्कैन कर सकते हैं। अभी एग्जाम में 5-6 महीने तो मिनिमम है ही, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो ये राइट टाइम है प्रिपेयर करने का, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप नहीं होता बिल्कुल। इस साल मैं आपको बताऊं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सिर्फ 21 दिन का गैप था, तो उसमें तैयारी नहीं कर पाओगे आप। तो अभी से आप तैयारी शुरू करेंगे तो ही आप एक प्रतिष्ठित एग्जाम जैसे आरबीआई ग्रेड बी उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चे बैठते हैं और इस साल 222 सीट थी। अगले साल मैं उम्मीद करता हूँ 250 के आसपास सीटें इसमें होंगी। बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित एग्जाम है। तो मिलते हैं फिर अगला जो PIB होगा जिसमें 5, 6 और 7 तारीख के PIB कवर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।